जैन फ्यूचर कमांडोज, आज मैं आप लोगों का रिकमेंडेड भैया आपके लिए इस टीचर्स डे पे आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। याद रखना, ये गिफ्ट छोटा सा तो है मगर आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। जिसके जीएस में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही है उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। जिसके 20 नंबर आ रहे हैं वो 40 तक पहुंच जाएगा और जिसके 40 आ रहे हैं 70 तक पहुंचेगा। मगर कंडीशन ये है, एक एक पॉइंट देखना है जो मैं समझा रहा हूं ना। एक क्वेश्चन भी अगर समझाऊंगा तो वो एक क्वेश्चन ना पूरा चैप्टर है, 10 क्वेश्चन के बराबर कर दूंगा एक ही क्वेश्चन को समझाने के लिए। अगर मिथेनॉइक एसिड समझाऊंगा ना तो सब कुछ याद कराऊंगा। मीठा है मिथेनॉइक, फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक मिठाई फॉर्म करी। आपको भी नहीं पता होगा ग्रेप्स में कौन सा एसिड होता है, पता है? बताओ ग्रेप्स में कौन सा होता है। नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, गारंटी लेता हूं पता ही नहीं होगा। मैं समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। हर चीज याद कराऊंगा, सब कुछ ट्रिक के साथ याद कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यार, पता सबको होता है, याद नहीं आता एग्जाम में, अब याद आएगा। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना सीडीएस के लिए, यहां से पढ़ो। कोई वन शॉट से नहीं होता, ये बड़ा शॉट है, ठीक है, बहुत बड़ा शॉट है। देखना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ाई होती है, ठीक है। सब कुछ कराऊंगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके बताना कि सर इस सीरीज को आप कंटिन्यू करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले साइंस कंप्लीट करते हैं। देखिए, क्वाशियोरकर ए फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज काउज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, सबको पता है, प्रोटीन्स। बट हम क्या पढ़ेंगे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं एनसीईआरटीज में वो सारे के सारे सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ जाओ, एनसीईआरटी में भाई साफ लिखा हुआ है, अगर ये नहीं पता आप लोगों को तो ये मानो आपको कुछ नहीं आता। और लिटरली गाइस जो मैं बोल रहा हूँ ना उस चीज़ को समझो और मानो। क्या लिखा है, व्हेन बॉडी फैट कंटेंट एक्सीड्स 25%, अगर 25% बॉडी फैट ज़्यादा हो जाता है, 25% से ज़्यादा हो जाता है किसमें, मैन में, तो वो ओबीज कहलाएगा। और यही चीज़ अगर वुमेन में 30% से ज़्यादा बॉडी फैट हो जाता है तो वो ओबीज कहलाएंगी, ठीक है। साफ लिखा है एनसीईआरटी में, साफ साफ लिखा है ओबेसिटी को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। और याद रखना क्या लिखा है, ओवर वेट एंड ओबेसिटी आर नॉट द सेम। ओवर वेट क्या होता है, ओवर वेट होता है हाइट के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा होना, दैट इज कॉल्ड ओवर वेट। और ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी डिपेंड्स ऑन फैट, कि कितना परसेंट, 25% फैट ज़्यादा है मैन में इससे ज़्यादा है तो वो ओबीस है। तो ये कॉन्सेप्ट हाइट का है और ये कॉन्सेप्ट किसका है, फैट का। ये एनसीईआरटी का फ़ायदा है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब कुछ पढ़ेंगे, देखो यहीं एनसीईआरटी में जितनी चीज़ें दी हुई सब कुछ यहीं पढ़ेंगे। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये दो टर्म एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जिसे बोला जाता है ईटिंग डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर। एक का नाम है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, नर्वोसा एक टर्म ये है। एक है बुलिमिया, बुलिमिया नर्वोसा। तो ये दोनों क्या है, ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। अगर कोई इंसान रिफ्यूज़ल करता है, खाना ही नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वो डाइटिंग कर रहा है, आजकल जो ट्रेंड चला है लोगों का डाइटिंग करने का, तो अगर कोई खाना नहीं चाहता उसे बोलेंगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। और अगर कोई बिंज ईटिंग कर रहा है, कैसी ईटिंग, बिंज ईटिंग, बिंज ईटिंग मतलब कि एक ही टाइम में बहुत ही ज़्यादा खा लेना, बहुत ज़्यादा खा लेना, उसे बोलते हैं बिंज ईटिंग। अब आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे याद आएगा कौन सा रिफ्यूजल वाला है और कौन सा बिंज ईटिंग वाला। भाई बी से बिंज होता है और बी से ही बुलमिया है और बी से ही बल्क में खाना होता है। तो जो भी बी आ जाए, बी से बिंज, बी से बुलिमिया और बी से बल्क में खा लेना, तो वो हो गया बुलिमिया नर्वोसा। और हमेशा ए नो बोल देता है, एनोरॉक्सिया, एनोरेक्सिया में क्या लिखा हुआ है, ए नो, हमेशा नो बोल देता है खाने को, तो वो कौन सा है डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा। आपने ये एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं होंगी, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से बैठो और समझो और चीज़ें करो, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये डिसऑर्डर मतलब जितने भी डिसऑर्डर है मैं सारे के सारे यहीं पे करा दूंगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से फिर जो भी क्वेश्चन जहाँ आएगा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे एक ही साथ कराऊंगा। अब यहाँ आ जाओ, देखो विटामिन ए का डिसऑर्डर क्या होता है, क्या होता है, उससे डिफिशियंसी क्या आएगी, नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन डी से क्या हो जाता है कमी से? रिकेट्स। और याद रखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि अगर विटामिन ई की कमी है तो नॉट येट कन्फर्म्ड, अभी तक यही नहीं पता इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, बट कुछ लोग ये बोलते हैं कि इससे इम्पोर्टेंसी होती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है नपुंसकता, मतलब कि विटामिन ई से क्या हो रहा है? इम्पोर्टेंसी। बट अगर एग्जाम में ये लिखा आ जाए ना कि अभी तक नॉट येट कन्फर्म्ड, अभी तक नहीं पता चला है, तो ये सही होगा। एनसीईआरटी की बात है भैया, एनसीईआरटी में लिखा है, मानना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। विटामिन बी 1, देखो ये जो ऊपर वाले हैं ये फैट सॉल्यूबल है, एडैक। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो मैं नीचे नीचे आपका इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा बायोलॉजी की वीडियो का, जहाँ मैंने पूरी बायोलॉजी एकदम सब कुछ हैंड रिटन अच्छे से लिख के समझाई है। यहाँ मैं आपको फास्ट समझा रहा हूँ बट सब कुछ समझा रहा हूँ, ये भी यहाँ से देखोगे तो भी चलेगा। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? एडैक, अडैक, ADEK, अडैक। वाटर सॉल्यूबल कौन से हैं? अडैक को छोड़ के सारे वाटर सॉल्यूबल में आते हैं। अब देखो, एक है विटामिन बी 1, एक है बी 2, एक है बी 3। हमको ये याद करना है क्योंकि इनके नाम मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है। इसका है थियामिन, इसका राइबोफ्लेविन, इसका नियासिन। अब आपको ये याद करना है, देखो यहाँ क्या लिखा है? MIN। MIN मतलब मिनिमम, मतलब विटामिन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? बी 1, थियामिनम मिनिमम। तो जहाँ भी मिन आ जाए मतलब वो बी 1 की बात हो रही है। 1 की बात में कहाँ आ रहा है? मिनिमम। 1 इज द मिनिमम वैल्यू, 1। अब आ जाओ बी 2, किस पे आ जाओ? बी 2। अब इसे आपको बी 2 नहीं बोलना, ट्रिक के लिए आप इसे बोलना है P2। क्या करना? P2। तो ये कौन सा P2 है? ये वाला P2। इसे बोल देते हैं ना, जब झगड़ा होता है तो क्या बोल देते हैं? झगड़े होते टाइम बोलते हैं तो जो P2, P2। तो किसको P2? P2 छाती को। ठीक है, कोई इंसान अपनी छाती पीट रहा है, P2 छाती को, P2 छाती। अब देखो ये मैंने आपको क्यों सिखाया P2 छाती। अब देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है RIB, रिब्स। छाती में रिब्स होती है ना, तो B2 रिब्स से कनेक्ट करो, P2 रिब्स, B2 रिबो राइबोफ्लेविन। ये चीज़ें वहाँ तभी याद आएंगी जब ऐसे याद होगा, नहीं तो कुछ का कुछ लगाओगे मैच द फॉलोइंग। तो बी 1 का हो गया थायामिन और बी 2 का हो गया राइबोफ्लेविन। अब आ जाओ बी 3। भाई बी 3 में बन रहा है नया सीन। कैसा सीन बन रहा है? आपको ऐसा सीन बन रहा है, याद रखो, देखो बी 3 नया सीन बन रहा है भाई, कोई नया सीन बन रहा है, बढ़िया वाला सीन बन रहा है। अब विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है? पेलाग्रा। तो ऐसा नया सीन है कि उसमें इंसान पहले आगरा घूम के आ रहा है, पहले आगरा घूम कर आएगा, पेलाग्रा। नया सीन बन रहा है, बंदा पहले आगरा घूम के आएगा। तो याद करो विटामिन बी 3 की कमी से क्या हो रहा है? पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है? इट अफेक्ट्स स्किन, एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्वस सिस्टम। तो आपको याद होना चाहिए कि बी 1 से क्या होता है? बेरी बेरी। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मिनिमम, भाई इस काम को मिनिमम करो, बार बार मत करो, मिनिमम करो, बार बार मत करो। तो मिनिमम बार बार, यहाँ से बी 1 से बेरी बेरी कनेक्ट करो। और बी 2 से क्या है? स्किन डिजीज, राइबोफ्लेविन। तो P2 छाती, और छाती पे क्या है? स्किन। इस तरीके से कनेक्ट करो। और बी 3 क्या है? नया सीन, पेलाग्रा। पहले आगरा, पहला आगरा, नया सीन। ठीक है, ये पूरा चार्ट जो है ना ये आएगा एग्जाम में, देख लेना तुम लोग। अब नीचे आ जाओ। विटामिन B12 से क्या होता है कमी से? एनीमिया। और विटामिन B6 की कमी से स्कर्वी। ठीक है, तो ये पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आओ, आयरन की कमी से नेम ऑफ मिनरल। आयरन से क्या होता है? हेमोग्लोबिन बनता है बॉडी में। कैल्शियम से आपको पता ही है, स्ट्रॉन्ग बोन्स बनती हैं। ठीक है, फॉस्फोरस से भी बोन्स और टीथ में होती है, मतलब फॉस्फोरस होता है। एग्जाम में आ सकता है कि टीथ में क्या फॉस्फोरस होता है? होता है भाई, पढ़ा है हमने। कैल्शियम भी होता है। अगर आपको डिटेल में बायोलॉजी पढ़नी है तो नीचे जो लिंक है उसको जरूर देखना, और जिसको सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ना है वो सिर्फ यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, पोटेशियम ग्रोथ के लिए होता है, सोडियम नर्वस सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है? नर्वस सिस्टम के लिए। और आयोडीन होता है आपके प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड। फ्लोराइड, इट मेक्स इनेमल ऑफ टीथ हार्ड, हार्ड करता है एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। कॉपर किस लिए यूज होता है? इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द आरबीसी। जिंक इंसुलिन प्रोडक्शन, और क्लोराइड मसल्स के फंक्शंस के लिए। इसको ऐसे याद करो, जिन इंसुलिन। ठीक है, चीज़ें याद करोगे तभी एग्जाम में भाई होगा। आपको कितना ही नॉलेज हो, कितना ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर नहीं आता ना तो भाई नहीं आता। यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट।
इसको पढ़ने से पहले, आंसर करने से पहले यहाँ आ जाओ। ये देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में क्या लिखा है, फोटोसिंथेसिस क्या है, द फॉलोइंग इवेंट ऑकर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सबसे पहले तो लाइट का भैया क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर ये जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, और फिर स्प्लिट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा कार्बोहाइड्रेट्स में। यहाँ तक तो सबको पता होता है, सबको इक्वेशन भी पता होती है ये वाली। बट जो इस बार क्वेश्चन आ सकता है 100% वो ये आएगा, क्या भैया ये सारे स्टेप्स एक साथ होनी चाहिए, मतलब इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए? नहीं, क्या लिखा है, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद ये इसके बाद ये होगा। एग्जाम्पल दिया डेजर्ट में, डेजर्ट में ऐसा नहीं होता। डेजर्ट में पहले रात में प्लांट टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, और उसके बाद प्रिपेयर करता है इमीडिएट प्रोडक्ट विच इज एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन द डे। समझ रहे हो, उल्टा हो रहा है, डेजर्ट प्लांट्स में उल्टा हो रहा है। तो हमेशा ये जरूरी नहीं कि स्टेप को फॉलो करे कि पहले ये होगा फिर ये फिर ये। एनसीईआरटी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना बट बनेगा। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया सीडीएस में, ये देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट है? क्या लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी? भैया काइनेटिक एनर्जी की कहाँ से बात आ गई, गलत है ये। नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड क्या लिखा है, लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड। अरे डायरेक्टली थोड़ी है भैया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट तो हो रहा है बट डायरेक्टली थोड़ी हो रहा है। पहले क्लोरोफिल ले तो रहा है ना उसको, तभी तो होगा कन्वर्ट, तो गलत है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी, अरे थोड़ी, ये क्या भैया, ये कैसे कर रहा है एब्जॉर्ब, ये तो लाइट एनर्जी को कर रहा है, ये भी गलत है। यहाँ आ जाओ, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी विच कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, फिर वो स्प्लिट होता है वाटर मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले स्प्लिटिंग है फिर रिडक्शन है, देख रहे हो, पहले स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। हर चीज को ना बहुत ही डीप तरीके से समझा रहा हूं, और अगर आप मेरे सिर्फ इस सीरीज को कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके नंबर अगर 20 आ रहे हैं ना जीएस में, तो नंबर पहुंच जाएंगे 50। मैं तरीका बताऊंगा पेपर किस तरीके से सॉल्व करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सब कुछ यहीं सिखाऊंगा। और जो उसके साथ में कोई भी क्वेश्चन और बन रहा होगा उसको भी यहीं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो क्या पूछ रहा है, स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पूछ रहा है। भैया हमको सबसे पहले तो ये पता है स्टार्च किस में होता है, प्लांट सेल में होता है, और ग्लाइकोजन कहाँ होता है, ये एनिमल सेल में होता है, इतना हमको पता है। अब आ जाओ क्या पूछ रहा है, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल, गलत है। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, तो ये आपका सी करेक्ट है। अब बट एग्जाम में आगे क्या पूछा जा सकता है, अब हम वो देखते हैं। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले तो हमें ये पता है ये पॉलीसेचराइड्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कौन, ये स्टार्च, सेलुलोज और ये ग्लाइकोजन। तो स्टार्च क्या है, ये मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स है प्लांट्स का, हमें पता है। बट देखो एक लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार्च इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो आपको अपने नोट्स में लिखना है कि स्टार्च के अंदर ये पॉलीमर है, किस चीज़ का पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज का। मतलब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज एक साथ लगते हैं, मिलते हैं, चेन बनाते हैं, तब जाके स्टार्च बनता है। और उसके अंदर क्या है, दो कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के अंदर, एक का नाम है एमाइलोज, एक का नाम है एमाइलोपेक्टिन। याद करो, आजकल सीडीएस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत हाई लेवल के पूछे जा रहे हैं, इसलिए सब कुछ यहीं सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो इस बात को। और जो पहले वाला बताया ना एमाइलोज, छोटा वाला, ये छोटा है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है। बड़ा वाला एमाइलोपेक्टिन पानी में सॉल्युबल नहीं है। एमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ध्यान से देखो जो चीज़ समझा रहा हूँ। अब आ जाओ भैया यहाँ सेलुलोज में और ग्लाइकोजन में। सेलुलोज क्या है, ये इट ऑकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड इट इज द, देखो क्या लिखा है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यही है प्लांट किंगडम में, कौन सा, सेलुलोज। नोट्स बना के लिख लो, सेलुलोज और आगे ये लिखो मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम। अब आते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या है, वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो स्टोर होते हैं एनिमल बॉडी में एज द ग्लाइकोजन। ठीक है, और क्या लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज द एनिमल स्टार्च। और हमारी बॉडी में 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, लीवर में, मसल में और ब्रेन में। तो आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में कि ग्लाइकोजन कहाँ होता है,
ग्लाइकोजन होता है बलम में, बलम पिचकारी। बलम क्या है? पी से ब्रेन, एल से लीवर, एम से मसल। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चलो। और अगर ग्लाइकोजन के ऊपर ये लाइन आ गई तो सारे के सारे गलत करोगे, इसलिए अभी याद करो। ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन द ईस्ट एंड फंगी। ग्लाइकोजन ईस्ट में भी होता है और फंगी में भी होता है। तो क्या समझ में आया? हमको समझ में ये आया कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं एज स्टार्च। कहाँ पे? प्लांट्स में। और ग्लाइकोजन के तरीके से स्टोर होते हैं एनिमल में। और साथ साथ में हमें समझ में आया एनिमल के मेनली कहाँ होंगे वो? बलम में, ब्रेन, लीवर और मसल्स में। और एक चीज, दो चीज और समझी क्या? ईस्ट और फंगी में भी होते हैं। स्टार्च में एक पॉइंट और समझा, इसमें दो चीज होती हैं, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज छोटा है तो पानी में घुल जाता है, एमाइलोपेक्टिन बड़ा लग रहा है दिखने में, पानी में नहीं घुलता। समझ गए? ठीक है, तो हमने इसी कॉन्सेप्ट से आगे के कॉन्सेप्ट सीख लिए जो एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ अब यहाँ पे 17th क्वेश्चन देखो। इन प्लांट सेल न्यूक्लियस डज नॉट नीड ए मेम्ब्रेन बट ए क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। मतलब एक न्यूक्लियस है, एक क्लोरोप्लास्ट है, वो पूछ रहा है किसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। ये बोल रहा है न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। सबकी न्यूक्लियस की अलग मेम्ब्रेन है और क्लोरोप्लास्ट की अलग मेम्ब्रेन है। इसमें क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस तो सराउंडेड है बट क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड नहीं है मेम्ब्रेन से। तो इसका आंसर क्या है? ये कि न्यूक्लियस भी सराउंडेड है और क्लोरोप्लास्ट भी। ये तो हो गया क्वेश्चन। बट एग्जाम में आगे क्या पूछा जा सकता है? एग्जाम में आगे ये पूछा जाएगा भैया कि कौन सा है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है? राइबोसोम। कौन सा है जिसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस, वैक्यूल और यार ये सिंगल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन किसके ऊपर है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इनके ऊपर डबल है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन, डबल। इन सब के ऊपर डबल डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल याद रखना, डबल होती है। इनके ऊपर सबके सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पक्का आ सकता है, क्योंकि जब वो मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है तो नेक्स्ट स्टेप उसका यही है क्वेश्चन टफ करने का। अब हम इसे याद करेंगे। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ से रिब्स से। रिब्स, लड़के आजकल बॉडी बनाते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं आजकल? बॉडी बना रहे हैं। और बॉडी बना के क्या करते हैं भाई? एकदम छाती दिखाते हुए घूमते हैं। ठीक है, छाती दिखाते हुए घूम रहे हैं, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन। राइबोसोम, रिब्स, ऐसे याद करो। यहाँ आ जाओ। सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्गी एपिटस, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम। याद कैसे करोगे सिंगल वाले को? सिंगल आदमी कैसा होता है? कहाँ रहेगा सिंगल आदमी? अगर आप सिंगल हो कहीं बाहर जाके रहोगे तो कहाँ रहोगे? आप रहोगे पीजी में। और पीजी में जाके क्या नहीं करना? लव नहीं करना भाई, लव। ये सिंगल आदमी का काम है। पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जी से गोल्गी एपरेटस, एल से लाइजोसोम, वी से वैक्यूल, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओ से कुछ होता ही नहीं है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। हाँ भाई, मजा लेने की जरूरत नहीं है, खड़े हो जाओ चलो। पढ़ाई तभी होगी जब चीज़ें याद करोगे, ठीक है? सिंगल मेम्ब्रेन की बात हो रही है। और आप अगर आप चाहते हो कि इसको डिटेल में पढ़ना है तो जो नीचे बायोलॉजी का लिंक है उस वीडियो को जाके देखो, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। अब आते हैं बात डबल की। डबल ग्लास, डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन के लिए हम याद करेंगे एमएनसी। एमएनसी कंपनी जो होती है ना, एमएनसी कंपनी सुनी आपने, सुना होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज। भाई डबल शिफ्ट में काम करना पड़ जाता है, सुबह को भी और शाम को भी। तो डबल एमएनसी, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। भाई इससे बाहर कभी मेम्ब्रेन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना आता है तो तुम्हें सब कुछ आता है। अगर आपको इनके फंक्शंस पढ़ने हैं तो नीचे जो वीडियो का लिंक है उसमें जाके आराम से बैठ के पढ़ लो, ठीक है? ऊपर आ जाओ। अब पढ़ेंगे भैया ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रो, देखो आइसो का क्या मतलब है? आइसो का मतलब है भैया सेम। जहां भी कहीं आइसो आ जाए मतलब क्या है? सेम। तो इलेक्ट्रॉन सेम है जिसमें, ये पूछ रहा है जितने क्लोरीन माइनस में इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही इनमें बताओ किसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने क्लोरीन माइनस में है। ये क्वेश्चन है। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पढ़ेंगे, मैं साथ में आपको आइसोटोप समझाऊंगा, आइसोबार समझाऊंगा और आइसोटोन भी समझाऊंगा। बट याद रखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है इट इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद। पहले हम क्या करेंगे, सबके भैया इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए, हे लीबी बसनो फनीना मजल सिप्सिल अरक्सा। याद है आपको ये? हे लीबी बसनो मजल सिल्सिल अरक्सा। इससे आपको ये पता लग सकता है आपको
जो पीरियोडिक टेबल है स्टार्टिंग के 20 आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो जो मैंने जैसे याद कर रखा है ऐसे ही आप याद करो। हे, 2 बार हे, लीबी बसनो, लीबी बसनो, किधर बसनो, फनीना, बसनो फनीना, फनीना, मजल, मजल, सिल्प सिपसिल, सिपसिल, अरक्सा। देखो 20 के 20 आ गए होंगे, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है एनी, नियॉन, 11 12 13, सल्फर हो गया आपका 14, फिर 15 फॉस्फोरस, यहाँ पे एस बी है सिप्सिल है ना, SCl, 16 17 18 19 और ये 20। ये आपको याद होना ही चाहिए, स्टार्टिंग के 20 जो ये एलिमेंट से याद होने चाहिए। हे लीबी, हे लीबी बसनो फनीना, मेरे साथ बोलो तभी याद होगा। हाँ भाई, आप ही से कर रहा हूँ, मेरे साथ बोलो। हे, 2 बार हे, साथ बोलोगे तो याद होगा, बोलो। हे लीबी बसनो फनीना, बसनो फनीना, मजल, सिपसिल, सिपसिल अरक्सा। ठीक है, अब ये दोनों 1 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है हमको, क्लोरीन का देखो कितना लिखा है यहाँ पे, देखो कितना है, 17। यहाँ आ जाओ, 17, एक माइनस है ना, मतलब एक और जोड़ दो इसमें, +1, कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। के में कितने होते हैं, के कहाँ पे है, पोटेशियम, ये रख के में है 19। 19 में आपको क्या करना है, एक निकालना है। याद रखना प्लस का मतलब क्या है, एक निकाल देना है, प्लस का मतलब क्या है, निकालो, और माइनस का मतलब क्या है, जोड़ो। तो 17 और 1 18, 19 और -1 कितना हो गया, 18। mg के पास आ जाओ, mg का कितना है, 12। तो 12 में क्या करेंगे, 2 निकाल देंगे क्योंकि 2 है, +2 है तो कितना हो जाएगा, 10। सल्फर में कितना हो जाएगा, सल्फर में कितना है, सल्फर का देखो एटॉमिक नंबर यहाँ से, सल्फर कितना है, 16। ठीक है, 16, 16 में 2 प्लस करो क्योंकि 2 माइनस है। याद रखना माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 16 और 2 18। और फॉस्फोरस कितना है, 15, और 3 जोड़ोगे तो 18। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ भी 18 है क्लोरीन का, पोटेशियम का भी 18, सल्फर का भी 18 आ रहा है, और फॉस्फोरस का भी 18 आ रहा है। ये पूछ रहा है नॉट, पूछ रहा है तो नॉट में क्या आ जाएगा, एक ही आएगा, कौन सा, Mg2+। मगर आपको अगर ये 20 स्टार्टिंग के याद हैं तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना कर नहीं सकते। तो ये हमेशा याद होना ही चाहिए। और केमिस्ट्री का लिंक भी मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। अब आ जाओ आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन। ठीक है, तो आइसोटोप्स में हमेशा क्या सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। ये जो एटॉमिक नंबर मैंने अभी याद कराया ना, ये 1 2 3 से 20, ये एटॉमिक नंबर होता है। आइसोबार में ये डिफरेंट होते हैं, याद रखना। आइसोटोप में सेम होते हैं, आइसोबार में डिफरेंट होते हैं। तो सेम क्या है आइसोबार में, जो मैंने आपको बताया, इसको याद करो। तरीका है भार, भार मतलब वजन, मतलब वेट, मतलब एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर सेम होता है इसमें। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल है। और ये आइसोटोन क्या है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें एटॉमिक नंबर सेम है, इसमें एटॉमिक मास सेम है, और इसमें न्यूट्रॉन सेम है। आ जाओ नेक्स्ट, टिंचर ऑफ आयोडीन। भैया ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, और इसमें होता क्या है, इसमें आयोडीन को रखा जाता है, अल्कोहल वाटर का एक मिक्सचर होता है उसके अंदर, और ये बहुत कम होता है, 2 से 7% ही रखा जाता है। जब कहीं चोट वोट लगे तो इसे लगा लेना चाहिए, टिंचर ऑफ आयोडीन को। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, तीनों एनसीईआरटी में साफ दिया हुआ है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन सॉलिड होता है और अल्कोहल इसमें लिक्विड, और ये कहते हैं सॉल्वेंट होता है। मतलब सबसे कम क्वांटिटी किसकी है इसमें, आयोडीन की। एनसीईआरटी में साफ दिया हुआ है यार, मैंने आप एनसीईआरटी पूरी छान रखी है एकदम, एक एक एनसीईआरटी। ठीक है, जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना फाउंडेशन, जब आपको चीज़ समझाऊंगा पूरी, और सब कुछ ऐसे समझा दूंगा एकदम हलवे की तरह, हलवा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, ये लिखी भैया लाइन एनसीईआरटी में।
स्कूल बेल, ये रही स्कूल बेल। दे आर मेड ऑफ मेटल, क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं? सोनोरस होते हैं। कैसे? सोनोरस। मेटल्स मैलिएबल भी होते हैं, सोनोरस भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं और लस्ट्रस भी होते हैं। मैलिएबल होते हैं इसलिए उनकी शीट बनाई जा सकती है, बहुत पीट पीट के पतली शीट बनाई जा सकती है। डक्टाइल होते हैं इसलिए बहुत लंबा खींच के उनको वायर बनाया जा सकता है। कैसे याद करोगे? एम एस, एम एस, एम एस, एम एस ऑफिस यूज करा है, एम एस। डी डब्ल्यू, दूध वाला। ऐसे याद होगा, वरना डक्टाइल का शीट लगाओगे एग्जाम में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? मतलब मेटल्स मैलिएबल हैं इसलिए उनकी शीट बनाई जा सकती है, मेटल डक्टाइल है इसलिए उनका वायर बनाया जा सकता है, और मेटल लस्ट्रस है इसलिए वो शाइनी होते हैं, चमकते हैं। और सोनोरस, एस से सोनोरस और एस से साउंड होती है भैया बढ़िया वाली इनके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ। और कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी से हमें पढ़ना है क्या? डिटेल में चलो देख लेते हैं, एक बार जूम इन करते हैं थोड़ा सा। ये लाइन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपेगी कि सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है? गोल्ड और सिल्वर। याद रखना, गोल्ड और सिल्वर। आपको विश्वास नहीं होगा कि भैया अगर 1 ग्राम गोल्ड ले लिया जाए ना, 1 ग्राम, 1 ग्राम गोल्ड से एक वायर बनाया जा सकता है, पता है कितना लंबा? 2 किलोमीटर का। अच्छा, मैं झूठ बोलूंगा? ये देखो, 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एनसीईआरटी में लिखा है, छपेगा ये भी किस दिन एग्जाम में। बोलोगे यार इतना लंबा तो नहीं खींचेगा, अरे खिंच जाएगा यार, खिंच जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये 14th क्वेश्चन भैया, एक एक क्वेश्चन चैप्टर के बराबर है यहाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट? हीट का कौन सबसे बढ़िया हीट गुड कंडक्टर है? सिल्वर एंड कॉपर। समझते हैं कैसे। यहाँ आ जाओ भैया, 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द मेटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इज इजीली। इजीली पास कर देते हैं अपने अंदर से हीट, उन्हें बोला जाता है कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। पुअर कौन से हैं बेचारे, उनके पास नहीं कर पाते वो पास, वो पुअर हैं, उनको इंसुलेटर बोला जाता है या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है, जैसे प्लास्टिक और वुड। यहाँ तक सबको पता होता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये छपेगा, वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आप बोलोगे सर वाटर तो पुअर नहीं होता सर, करंट मतलब उसमें तो हीट आती है सर। आप लोग कमेंट करके बताओ इसको, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को सच में नॉलेज है भी या नहीं। ठीक है, बताओ क्यों ऐसा क्यों है भैया? वाटर एंड एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है? याद कर लो है, बट क्यों है? कमेंट करके बताओ। पहला ही कमेंट बोला है, अभी तक कुछ कमेंट करने के लिए नहीं बोला, ये कमेंट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं समझाता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको हीट से रिलेटेड चीज़ें पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में छपेंगी। एनसीईआरटी में साफ लिखा है कि भैया जिस चीज़ को आप मेज़र कर सकते हो, हीट को मेज़र करने के लिए चाहिए कैलोरीमीटर। क्या चाहिए? कैलोरीमीटर। और कैलोरीमीटर के अंदर जो मेटल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एग्जाम में लिखा जाएगा कॉपर एंड सिल्वर। तो कौन सा होता है? कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और हम इस मीटर से क्या पता करते हैं? कैलोरीमीटर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा डिटेल में, तब आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें। मैं अभी बस आपको ये बता देता हूँ, अगर किसी की स्पेसिफिक हीट हाई है तो धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट है और जिसकी लो है वो जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा होगा। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा भैया ये भी। जिसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो धीरे धीरे गर्म होता है। एग्जाम्पल वाटर, एग्जाम्पल वुड। ठीक है, ये धीरे धीरे गर्म होते हैं। और जल्दी कौन हो जाता है गर्म? जैसे कि सैंड, स्टोन, स्टील। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हजारों बार पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। मैंने आपको सीधा बता दिया, लिख लो अपने नोट्स में। अगर हाई है किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो वो कुंजम कुंजम, धीरे 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 धीरे। और जिसकी लो है वो जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट गर्म या ठंडा होगा। अब यहाँ आ जाओ, ये मैंने आपको क्यों समझाया? क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है। ये देखो, वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर टू अदर सब्सटेंस। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी है सबकी, एल्यूमिनियम की, कार्बन की, कॉपर की, सबकी। वाटर की कितनी है? 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। समझ रहे हो? देखो, सबसे ज़्यादा मतलब क्या है? वाटर धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही
ठंडा होगा। एक बार गर्म हो गया तो ठंडा होने में भी टाइम लगा देगा भैया। इसी वजह से, क्योंकि धीरे धीरे गर्म होता है। या देखो क्या लिखा है, वाटर इज द वाटर इज आल्सो यूज्ड एज कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज वेल एज हीटर इन द हॉट वाटर पैक्स। इसीलिए, क्योंकि एक बार जल्दी गर्म हो गया तो ठंडा होने में टाइम लेगा और धीरे धीरे ही गर्म होगा, इसलिए कूलेंट की तरह यूज़ होता है। इसी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि वाटर वार्म्स अप मोर स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग समर एंड कंसिक्वेंटली विंड फ्रॉम द सी हैज़ ए कूलिंग इफेक्ट, इसलिए ठंडी हवा फील होती है समुद्र की तरफ से आते हुए, आपने फील करा होगा। तो ये सब चीज़ें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती हैं। यहाँ आ जाओ। अब भैया ये क्या चीज़ है लीनियर एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन क्या है कि अगर हमने किसी चीज़ को हीट दी, यहाँ से हीट दी इसको, तो भैया कितना खिंचा वो, पहले इतना था फिर कितना खिंच गया, मतलब कितना एक्सपेंड हो गया वो। तो याद रखना, अगर ग्लास एक्सपेंड होता है 0.32, तो कॉपर कितना हो रहा है, कॉपर इसका 5 गुना हो रहा है। उतनी ही हीट देने से ग्लास अगर इतना खिंचा एक्सपेंड हुआ तो कॉपर 5 गुना, 1 2 3 4 5 गुना खिंचेगा। और एल्यूमिनियम देखो, ये एल्यूमिनियम तो और भी ज़्यादा खिंच रहा है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको एग्जाम में याद रखना है सबसे ज़्यादा खिंचेगा भैया एल्यूमिनियम, उसके बाद खिंचेगा ब्रास, उसके बाद कौन सा खिंचेगा, सिल्वर। ठीक है 2.5, और आपका बी से ब्रास हो गया, और फिर सिल्वर, और फिर आपका ये कॉपर, और फिर आयरन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा उतनी ही हीट से एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, उतनी ही हीट से थोड़ा सा कम ब्रास खिंचेगा एक्सपेंड होगा, उतनी ही गर्मी से थोड़ा कम सिल्वर होगा, फिर कॉपर और फिर आयरन। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि हमने इतने जूल हीट दी भैया किसी चीज़ को, हीट देने के बाद ज़्यादा कौन सा खिंचेगा, एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो यहाँ से आपको वो पता चलेगा। समझ गए? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, ये पीपल लेते हैं जब वो किससे सफ़र करते हैं, इनडाइजेशन, जब खाना नहीं पचता तो मिल्क ऑफ मैग्नीसिया लेते हैं। नॉर्मल सी बात है भाई, पेट में एसिड है भैया, खाना नहीं पच रहा तो बेस ले लिया, तो ना तो ये एसिड है ना ये वाला एसिड है, ना स्ट्रॉन्ग है, माइल्ड है। और स्ट्रॉन्ग बेस तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग बेस तो पी नहीं सकता कोई इंसान, तो ये माइल्ड बेस है। कैसा बेस है, ये एक माइल्ड बेस है, याद रखना। कैसा बेस है ये आपका माइल्ड बेस है, माइल्ड। ठीक है ये देखो यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें याद कराऊंगा बिकॉज ऑफ भैया ये क्वेश्चन हर बार आता है सीडीएस में कि भैया किस में कौन सा एसिड है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी नहीं कर पाते, भूल जाते हैं किस में टार्टारिक है, किस में मिथेनॉइक है, क्या फॉर्मिक है, सब भूल जाते हैं। सब कुछ आज ही याद कराऊंगा। क्वेश्चन देखो क्या आया, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। भाई नेटल लीव्स होते हैं जैसे बिच्छू बूटी, मतलब एक पेड़ होता है भाई, उसके अगर कांटा चुभ जाए ना तो बहुत ज़्यादा दर्द फील होता है इंसान को। तो वो पूछ रहा है कि वो जो अंदर फ्लूइड छोड़ता है वो कौन सा फ्लूइड होता है, वो होता है भैया मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड को ही फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला HCOOH है। अब देखना, जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री भी कर रखी है ना, वो भी भूल जाते हैं कि मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो आर्ट्स वाले ये मत सोचो कि सर हमको नहीं आता, तुमको आएगा भी आएगा। देखो आपने मिठाई बनाई है, मीठा, मीठा फॉर्म, मिठाई फॉर्म करी है आपने, कभी नहीं भूलोगे अब, मीठा फॉर्म, मिथेनॉइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एक ही चीज़ होती है। अब भैया ये एग्जाम में कहाँ काम आएगी दोबारा से, ये देखो जलवा। जलवा ये है कि जब भी चींटी काटती है तो वो इंजेक्ट करती है फॉर्मिक एसिड, मतलब कि मिथेनॉइक एसिड, इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ एसिड जो होता है उसको कम करा जा सकता है बाय रबिंग बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं बेकिंग सोडा, या कैलेमाइन सॉल्यूशन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो ये आएगा कि चींटी काटने पे कैलेमाइन सॉल्यूशन लगाया जाता है। कैलेमाइन के अंदर क्या होता है भैया, जिंक होता है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या हो गया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये क्या हो गया, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। याद रखना कैलेमाइन। याद रखना हर जन को क्या पसंद है, केला, कायला, केला हर जन को पसंद है, याद कर लो, कैसे भी कर लो, एग्जाम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ हमने पूरा समझाया है कि भैया क्वेश्चन यहाँ से आया, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनॉइक एसिड,
जब मैं आप लोगों को पूरा डिटेल साइंस पढ़ाऊंगा तब अच्छे से और चीज़ें समझाऊंगा, बट यहाँ सब कुछ याद करवा दूंगा अभी के अभी। ठीक है, चलो। अब ये नेटल क्या है? ये एक हर्बेसियस प्लांट है, एग्जाम में आ जाएगा। ये कौन सा प्लांट है? हर्बेसियस। इसके अंदर लकड़ी नहीं होती, इसलिए इसको हर्बेसियस बोला जाता है। और याद रखना, इसी पेड़ के, इसी प्लांट के साइड में एक प्लांट होता है, डॉग प्लांट। अगर कभी किसी को ये लग जाए, चुभ जाए, मिथेनॉइक एसिड उसके अंदर चला जाए, तो सीधी सी बात है भैया, साइड में डॉग प्लांट होगा, उसकी पत्ती रगड़ लो तोड़कर। साफ लिखा है भैया, देखो, डॉग प्लांट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जहां प्रॉब्लम होती है वहीं सॉल्यूशन भी होता है, आपको बस देखने का नजरिया चाहिए। ठीक है, अब याद करेंगे भैया हम ये एसिड कौन से में क्या मिलता है। भाई मैच द फॉलोइंग में हर साल आता है ये एसिड का क्वेश्चन। किसमें क्या आता है? तमारिंड, टार्टरिक एसिड। याद करते हैं, चलो कैसे याद करेंगे। देखो मैंने एनसीईआरटी में जितने एसिड थे ना सारे उठा के लिया है भाई आपके लिए। ये आपकी क्लास 6-7 वाली एनसीईआरटी में है ये, और ये आपकी 9-10 वाले जो हायर स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में एसिड बेस सॉल्ट वाला जो चैप्टर है। ठीक है, अब देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए विनेगर। वी का उल्टा क्या होता है? ए। तो विनेगर में कौन सा एसिड है? वी ए, एसिटिक एसिड। वी का उल्टा ए। तो भैया ये तो हमें हमेशा याद रहेगा, ये वाला याद हो गया, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, अब टोमेटो में आ जाओ। टोमेटो में लास्ट में क्या है? ओ। तो ओ से ऑक्जेलिक एसिड, ये वाला भी याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा यार बड़ा करते हैं, दिख नहीं रहा ना। चलो अब दिखेगा। ठीक है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया, वी का उल्टा ए। टोमेटो में लास्ट में ओ आता है तो ऑक्जेलिक एसिड हो गया। और क्या बचा? अब यहाँ आ जाओ, तमार, तार। तुम्हारा एक, तुमने एक तार बांधा हुआ है घर में। ठीक है, ये तुम्हारा तार है, मतलब तुम यहाँ कपड़े सुखाते हो उस तार पे। ठीक है, इस तरीके से एक तार है, दो डंडों के बीच में तुमने एक तार बांध दिया और तुम इस पर कपड़े सुखाते हो, तार। तम्हार तार, तुम्हार तार है भैया। टमेरिंड में टर्टरिक एसिड होता है, और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। यहाँ आ जाओ, कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ये तो याद ही रहता है, नहीं भी याद रहता तो ऐसे बोलो कि अगर दही रखी हुई है तो उसके ऊपर से मत लाग के जाओ, ऊपर से मत चले जाओ। तो कर्ड को लाग के मत जाओ, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। आंट में क्या होता है? अब देखो मैंने, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथेनॉइक एसिड किस किस में होता है? एक तो आंट में होता है और निटल स्टिंग में होता है, जो अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया। अब याद कैसे करोगे इसको कि आंट में मिथेनॉइक एसिड होता है? भैया एक आंटी हैं, कौन? एक आंटी जी हैं, उन्होंने क्या बनाई? उन्होंने बनाई मिठाई। क्या बनाई? मिठाई बनाई। ठीक है, और किससे बनाई मिठाई? निडल से बनाई, निडल, निटल, निटल से मिठाई बनाई आंटी ने। तो ये वाला पूरा याद हो गया। अब आ जाओ भैया सिट्रिक एसिड वाला याद करते हैं। भैया एक होता है आपका सिट्रिक एसिड और एक है भैया ये एस्कॉर्बिक एसिड। दोनों ही आपको खट्टा लगेगा, बट याद रखना, सिट्रिक एसिड कोई विटामिन नहीं होता, बट एस्कॉर्बिक एसिड एक विटामिन है, वो विटामिन सी है, इसलिए इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं यही याद करा रहा हूँ आप लोगों को। तो सिट्रिक एसिड हमेशा सिट्रस फ्रूट्स में होता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, इन सब में। और एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? आंवला में होता है। अब एक चीज़ और देखना आप लोग हमेशा, ये एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट है। इतना याद हो गया? ठीक है, अब आ जाओ ये इस वाले चार्ट में, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में कहीं कुछ लिखा होता है कहीं कुछ, तो मैं पूरा एक साथ आपको कंबाइन करके चीज़ें यहाँ समझा रहा हूँ। एसिटिक एसिड याद हो गया ना, ए का वी होता है विनेगर। फॉर्मिक याद हो गया भाई, नॉर्मल सी बात है, अंटी मिथेनॉइक, मिठाई फॉर्म, अंटी ने मिठाई फॉर्म करी, तो मिठाई फॉर्म से फॉर्मिक हो गया, मिठाई से मिथेनॉइक एसिड हो गया। सिट्रस याद हो गया, लैक्टिक याद हो गया, ऑक्सेलिक। ऑक्जेलिक आपको मैंने क्या बताया? टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक। टोमेटो में क्या होता है? ऑक्जेलिक। अब बट देखो यहाँ क्या बोल रहा है, स्पिनच मतलब पालक में भी होता है ऑक्जेलिक एसिड। इसको मैं आपको इमेजिनेशन से याद कराऊंगा। मैं जब चीज़ें याद कराता हूँ, मैं, मेरे पास जो टेक्निक्स हैं, एक इमेजिनेशन की टेक्निक है। एक बार आप अपनी आंखें बंद करो। हाँ भाई, तुम्ही से कह रहा हूँ, ये ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो, आंखें बंद करो, करो आंखें बंद। ठीक है, सोचो तुम्हारे सामने एक बैल आ गया, आया बैल। ठीक है, उस बैल के ऊपर तुमने मतलब बहुत सारे पालक है, पालक की पूरी गठड़ी रखी है उसके ऊपर, पालक ही पालक रखा है, और वो क्या खा रहा है? हाँ भाई सुनाई आ रही है ना, आंखें तो बंद रखना मगर। और वो खा रहा है क्या? वो खा रहा है टमाटर। इमेजिन हो गया? ठीक है, आँख खोलो अब। क्या? टोमेटो खा रहा है एक बैल, और उसके ऊपर पालक रखा हुआ है। तो मैंने क्या ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए यहाँ से? मैंने ट्रिक ये बनाई, ध्यान से देखो तब याद होगा। मैंने ट्रिक ये बनाई कि भैया ऑक्स जो है वो पालक खा रहा है, मतलब टोमेटो खा रहा है, उसके ऊपर पालक रखा है। तो ऑक्सैलिक एसिड स्पेनच में भी होता है। कितने ही बड़े ज्ञानी हो, केमिस्ट्री में तुमने पीएचडी कर रखी हो, मगर गलत करके आ जाओगे इसको कि पालक में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अच्छे अच्छे को नहीं पता होता, और क्लास 6-7 वाली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, टार्टरिक एसिड। तार, तमाहार तार पे तुमने, अब देखो फिर से, हाँ भाई आंखें बंद करो, आंखें बंद तुरंत। हाँ,
तुम्हारे घर में एक तार है, इमेजिन करो, जहाँ कपड़े सुखाते हो तुम लोग, उसके ऊपर तुमने अंगूर बिछाए हुए हैं। क्या बिछाए हुए हैं? अंगूर। अंगूर की जो गुच्छी है, वो पूरा गुच्छा होता है ना, वो जाके तुमने तार पे टांग दिया। सोचो, अरे सोच रहे नहीं सोच रहा, जल्दी सोच। सोच लिया, ठीक है। और तुमने वहाँ पे कच्चे आम की भी एक वो टांगी हुई है, डाली, ठीक है। अब आंखें खोलो, क्या? टार्टरिक एसिड, तार पे, तुम्हारे तार पे तुमने अंगूर और अनराइप मैंगोज टांगे हुए हैं। समझ गए? तो ये इस तरीके से हमने पूरा एसिड याद करा। अब आ जाओ बेस में। बेस आपको ये तो पता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एम से मिल्क, एम से मैग्नीशिया और एम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो याद ही रहता है। नेक्स्ट आ जाओ, लाइम वाटर। लाइम वाटर में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और विंडो क्लीनर, भैया ये एग्जाम में आएगा, लिख लो। विंडो क्लीनर जिससे विंडो साफ करते हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। याद करो फटाफट। आपके घर में कोई है, कौन है? मोना। आप क्या बोल रहे हो उसको? ए मोना, विंडो साफ कर जल्दी से, मोना विंडो साफ कर। ठीक है, इस तरीके से याद करो फटाफट, चलो याद करो। ठीक है, तो ये पूरा याद हो गया। एमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, उससे हम विंडो क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, क्या है भैया? सोप। सोप में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो याद रखना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा अच्छे से चीज़ें कवर कराऊंगा। बट अभी क्या है, मैं चीज़ें चाहता हूँ बच्चे जल्दी से याद कर लें फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब इसको मिथेनॉइक एसिड में यार, हाँ ये ना भाई मैं एनसीईआरटी से लाया हूँ एकदम निकाल के, और ये एकदम हायर स्टैंडर्ड 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी है। बट आजकल सीडीएस यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखना, जो आपका ये मिठाई वाला था ना, जो मैंने याद कराया, मिथेनॉइक मिठाई, ये मिथेनॉइक एसिड जो है, ये रबड़ में भी काम आता है, टेक्सटाइल में काम आता है, डाइंग, लेदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी काम आता है। भाई काम आता है, अब चाहे 12th में लिखा हो या बीएससी में लिखा हो। 12th में 11th में लिखा है तो भैया काम आता है, तो एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको पढ़नी नहीं है। छठी से लेके 12वीं तक मेथेनॉइक एसिड के जितने यूज है सारे बता दिए एक ही साथ। ठीक है, और भी देखो साइड में नीचे और छोटे छोटे मतलब चीज़ें और लिखी हैं। इथेनॉइक एसिड कहाँ काम आता है? सॉल्वेंट एंड एज ए विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेनाडोइक एसिड, चलो ये तो कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आएगा। सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता है। याद कर लो, बेंजोएट, बेंजोएट इसको याद करो। जो आपकी बहन है वो हमेशा आपको प्रिजर्व कर लेती है, हमेशा कहीं भी आपकी पिटाई होने वाली होगी, पापा मम्मी से एकदम बचा लेगी आपको। बचाती है नहीं बचाती, कमेंट करके बताना, ठीक है। बहन आपको बचा लेती है, प्रिजर्व कर लेती है। याद कर लो, सोडियम बेंजोएट, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं। भाई मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, आज तक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, हम पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स क्या होती है। यहाँ कोई शॉर्ट नहीं चल रहा, यहाँ भैया पेपर सॉल्व करा रहे हैं, PYQ एकदम बढ़िया तरीके से। चलो अब करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्वेश्चन फर्स्ट से, ठीक है। फिर आएंगे हम, फिर हम 10th तक जाके उसे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन का सेट ये कंप्लीट होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ऑन कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? बहुत टफ लग रहा होगा आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन सारे इजी नहीं आते, बट हाँ इस क्वेश्चन से हमें ये सीखने को मिलेगा कि आगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें सब पता होना चाहिए। नई दिल्ली, सिंगरेनी कहाँ होना है, वैसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंगलेरी कोलरीज कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है। ये भैया है तेलंगाना में। कहाँ पे है? तेलंगाना में। इसे गवर्नमेंट ओन करती है, तेलंगाना की भी और इंडिया की भी। 51% जो स्टेक है वो तेलंगाना के पास है और 49% इंडिया के पास है। और ये जो कोल माइनिंग कंपनी है ये प्राणहिता गोदावरी वैली में है। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना ये सब, प्राणहिता गोदावरी वैली, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी और हर चीज़ के। अभी हम लोग सिर्फ कोल माइनिंग के बारे में देखते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, ये जो नई वेल्ली है ना, नई वेल्ली ये तमिलनाडु में है। नई वेल्ली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? लार्जेस्ट PSU है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और महानदी कोलफील्ड, ये तो आपको पता है, महानदी नदी से कनेक्ट कर सकते हो, उड़ीसा में। इतना समझ गए? अब हम इसे याद कर लेते हैं अभी के अभी। आपको जो नोट्स बनाने हैं इसको ऐसे बनाने हैं कि भैया हम बात कर रहे हैं कोल की। अगर कोल की फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट अगर पूछ ले, कौन सी कंपनी है? सिंगरेनी। आपको यहाँ फील हो रहा होगा थोड़ा सिंह, सिंह जैसा फील हो रहा है, सिंह शेर। तो शेर क्या है? बहुत स्टार्टिंग से रहता हुआ आ रहा है, सिंह शेर। बट जो सबसे अगर एग्जाम में आ जाए कि लार्जेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कोल की कंपनी कौन सी होगी, वो कोल इंडिया लिमिटेड होगी। लार्जेस्ट PSU भी यही है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, ठीक है। और महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी कोलफील्ड्स। और नई वेल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर? याद रखना, ये जो बराक रिवर है ना मणिपुर में, आपने हमेशा ये
हम लोग क्या करते हैं, पेनिनसुलर इंडिया और ऊपर नॉर्थन इंडिया वाली ये सारी रिवर्स याद कर लेते हैं। बट आजकल यूपीएससी आगे जा रहा है। अगर यूपीएससी आगे जा रहा है, हम उससे एक कदम और आगे जाएंगे। हम बराक रिवर के बारे में ये भी जानेंगे कि इसको सूरमा रिवर बोलते हैं। हम ये भी जानेंगे कि भैया ये मणिपुर से भी गुजरती है, मिजोरम से भी, असम से भी, और थोड़ी बहुत नागालैंड से भी। इसका ओरिजिन होता है मणिपुर हिल्स से। और मणिपुर हिल्स में भी अगर कोई एग्जैक्ट पूछ ले तो जपो माउंटेन है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लंगोई और सोनई। इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है तिपाई मुख डैम। यही तरीका होता है यूपीएससी के पढ़ने के लिए, ठीक है। मेरा जो तरीका है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं सबसे पहले तो भाई पढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे आपने मेरी बायोलॉजी की वीडियो देखी होंगी, हिस्ट्री की वीडियो देखी होंगी, और मैं जो जैसे अभी केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हो, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ हैं। फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ भाई सिर्फ एनसीईआरटीज़, और एनसीईआरटी के बाद मैं थर्ड नंबर पर कराता हूँ भाई पीवाईक्यू, और चौथे नंबर पर ट्रिक से सब कुछ याद कराता हूँ। इस वाली वीडियो में आपको कम याद करने को मिलेगा, बट हाँ, जब पूरा कॉम्बिनेशन में होगा तब जाके हमारा, जैसे हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैं उसको 4 लेक्चर में चीज़ें कंप्लीट करूँगा। ऐसा नहीं है बस कॉन्सेप्ट समझा दिया क्लियर हो गया, या सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ लिया। एनसीईआरटी से कभी कभी क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्ट से आता है, कभी कॉन्सेप्ट से नहीं आएगा तो कभी एनसीईआरटी से आएगा। तो मैं पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्रहेंसिव चीज़ें तभी समझा पाऊंगा जब मैं कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक तक सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो पूरा कॉम्प्रहेंसिव भी लेके चल रहा हूँ, एनसीईआरटी भी। अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो इस टाइम, हाँ भाई अभी इसी टाइम एकदम अभी के अभी इस टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू भी पढ़ रहे हैं, और ट्रिक भी पढ़ रहे हैं। सब कुछ एक साथ करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जो बराक रिवर है इसको क्या बोलते हैं? सूरमा रिवर। अब जो घर में सबसे बड़ा होगा उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा बड़ा। क्या बोला जाएगा? बड़ा। और जो बड़ा होता है घर में वो सूरमा होता है। वो सूरमा क्यों? उसके पास भैया पैसा है, मनी है, मनी। वो मनी है तो घर में सब लोग उसी का नाम जपते हैं। जो इंसान बड़ा है वो सूरमा है, उसके पास मनी है, और सब घर में उसी का नाम जपते हैं। इतना पोर्शन याद हुआ, ठीक है। तो जपवो माउंटेन से क्या निकलती है? बराक रिवर। अब भैया याद करेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं? जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगई, सोनई। तो ये तो बहुत ईजी याद करनी। जो आदमी घर में बड़ा है वो कैसा है? वो घर का सोना है, वो घर का लौंग है, बड़ा है, लौंग है, लौंगई, लौंगा लंबा, सोना गोल्ड, ठीक है। लोंगई और सोनई तो याद हो गया। वो घर में सिंह की तरह रहता है, राजा की तरह। भैया वही है भैया, जंगल का राजा, घर का राजा। क्यों? क्यों है राजा? क्योंकि उसके पास धन है, धन है उसके पास, ठीक है। और हर जरिया है उसके पास, कोई भी काम करने का जरिया है। तो जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोंगोई, सोनई याद हो गया। याद तो करना पड़ेगा भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई करना पड़ेगा, ये मत सोचो नहीं करूँगा, करो मेरे साथ बोलो। लौंग, सोना, सिंह, धन, धन बोलो या धल बोलो, जिरी जरिया, ट्रिब्यूटरी याद हो गई। नहीं भी करोगे तब भी करवा दूंगा, अंदर घुसा दूंगा दिमाग में एकदम, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अब देखो इसके ऊपर यार, एक तो यहाँ पे एंड नेशनल वाटरवे 6 है बराक रिवर के ऊपर, इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। यूपीएससी वालों को भी नहीं पता होगा इतना जो सिखा रहा हूँ, इतना बस सीखते जाओ। बराक रिवर के एक तो कौन सा है? NW6 नेविगेशन है, नेशनल वाटरवे 6। और तिपाई मुख डैम। कौन सी डैम है? तिपाई मुख। एक चीज़ बताओ यार मेरे को, एक बड़ा आदमी है घर में, उसका कितना मुख है? एक ही मुख है, ठीक है। बट उसके मुख एक नहीं है, उसके तीनों मुख हैं, उसके 3 सिर हैं, 3 मुख हैं। वो तीनों जगह देख सकता है कि कौन कितना पैसा मांग रहा है घर में, ठीक है, किसकी कितनी डिमांड है। तिपाई मुख डैम। तो तिपाई मुख डैम कहाँ है? बराक रिवर पे। और नेशनल वाटरवे 6। बड़ा आदमी ही घर में छक्का मार सकता है, हर बॉल पे छक्का मार लेगा भैया, वो सबकी बातों पे छक्के मार देगा। NW6, ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाहर बराक रिवर पे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड वे एज यू ट्रेवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क? अगर आप बीकानेर से कोणार्क जाओगे बाई रोड बाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो देखो सबसे पहले बीकानेर में कैसा मिलेगा भैया वेजिटेशन? एरिड। एरिड मतलब डेजर्ट। तो देखो 2 में डेजर्ट का ऑप्शन है। क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए कैसे करते हैं, यहाँ भी डेजर्ट है और यहाँ भी डेजर्ट है। अब लास्ट में कहाँ जा रहे हैं हम? कोणार्क में। कोणार्क एकदम लास्ट में, जब हम कोणार्क तक पहुँचेंगे तो कोस्टल एरिया शुरू हो जाएगा। तो कोस्ट में क्या आता है? मैंग्रोव। कोस्ट में क्या होते हैं? मैंग्रोव्स होते हैं। तो भैया मैंग्रोव कहाँ है? बी में है, और स्टार्टिंग में डेजर्ट है, तो ये आंसर हो गया। बीच का चेक करने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट, करेवास, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक दिस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। भैया पहले करेवा के बारे में पढ़ो, करेवा होता क्या है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे करेवा का क्वेश्चन करोगे कैसे। जो बच्चे बोल रहे थे सर ज्योग्राफी कराओ, आ जाओ भैया ज्योग्राफी वालों, हाँ भाई अटेंडेंस दो इधर, ज्योग्राफी वालों सुनो। करेवा का नाम वुद्र भी होता है, वुद्र, कभी सुना नहीं होगा, लिखा हुआ आ गया ना किसी यूपीएससी में वुद्र के बारे में बताओ तो बोलोगे वुद्र ये क्या भैया, सुना ही नहीं कभी भी। वुद्र, याद रखना ये जो करेवाज हैं ये लेक है, ये एक्चुअली जो बहुत पहले प्लीस्टोसीन पीरियड में लेक्स थी ना, लेक्स मतलब क्या होता है, लेक्स। आप अगर इसी क्वेश्चन का हिंदी में ट्रांसलेशन, कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आए ना, जैसे ये देखो ये लिखा है ना लाकुस्ट्राइन, तो इसी का आप हिंदी में देखना, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपका हिंदी भी लिखी हुई होती है, तो वहाँ सरोवर लिखा हुआ मिलेगा आपको, सरोवरी, ठीक है। तो लेक मतलब सरोवर, तो लैकेस्ट्राइन मतलब क्या हो गया, सरोवर डिपॉजिट है, लेक के डिपॉजिट है। ये कब बने, ये बने ड्यूरिंग पीपी एंड व्हेन पीपी राइज। सर ये पीपी क्या है, ये मेरी ट्रिक है याद करने की। क्या, प्लिस्टोसीन पीरियड में जब पीर पंजाल राइज हो रहा था उस टाइम ये बने, ठीक है। जब पीर पंजाल राइज हो रहा था, व्हेन पीर पंजाल राइज ब्लॉक्ड, जब उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया लेक्स को, तो ये इनके फुटहिल्स पे बन गए नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ ऐसे, तो इन्होंने लेक्स बना दी। तो ये कब बने, ये बने प्लिस्टोसीन पीरियड में। सबसे पहली बात तो ये पीर पंजाल के एकदम नीचे बने, और ये एलिवेटेड टेबल लैंड है, ऐसा लगता है कि थोड़े से उठे हुए हैं टेबल लैंड की तरह, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इसका मतलब है करेवा, जो कश्मीरी लैंग्वेज में करेवा का क्या मतलब होता है, टेबल लैंड। और ये कहाँ मिलते हैं, कश्मीर वैली में और भद्रवाह वैली में। कंपोजिशन, अब आते हैं कंपोजिशन में, करेवा का जो ये जो डिपॉजिट्स है ना, ये इसमें थिक लेयर ऑफ क्ले, सैंड, सिल्ट, ग्रेवल सब कुछ मिलता है, मतलब मिक्स होता है पूरा का पूरा एक। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यहाँ पे आप सेफ्रॉन, एलमंड और एप्पल उगा सकते हो। इतना समझ गए। अब आ जाओ यहाँ पे, जब तक आप चीज़ें सब कुछ नहीं समझोगे ना तब तक क्वेश्चन कर नहीं सकते। अब करेवा के ऊपर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा ना तो अब आज तक ये क्वेश्चन नहीं बना, अब ये क्वेश्चन बनेगा। बच्चे बोलेंगे यार अब दोबारा से हमको करेवा पढ़ना है, बट जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। भद्रवा वैली, अब जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो ये आएगा कि भद्रवा वैली मतलब करेवा किस चीज़ से, मतलब कहाँ मिलते हैं, कश्मीर वैली एंड भद्रवा वैली, कश्मीर वैली ओनली कश्मीर वैली, इस तरीके से ऑप्शन में आएगा। तो भद्रवा भी आंसर में होगा इस बार जब क्वेश्चन आएगा, याद रखना ये, जब आएगा तब बताना मेरे को आगे सर ये आया क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में अब यही क्वेश्चन बचा है। तो नॉर्मल सी बात है, कब जो रिपीट्स होंगे क्वेश्चन वो आगे, अब यूपीएससी आगे बढ़ेगा, ठीक है। दीज आर द लैकेस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ प्लिस्टोसिन पीरियड, दीज आर फाउंड अलॉन्ग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पंजाल, सही है। करेवा आर वेल नोन फॉर देयर कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, एलमंड एंड वालनट। तो अब ये हो गया, ये हो गया, ये सब इतना हो गया। मतलब अब जो क्वेश्चन बचा एग्जाम में आने के लिए वो ये दो बचा, एक ये थिक लेयर ऑफ क्ले, सैंड और सिल्ट, ये दो चीज़ बची कि करेवा का कंपोजिशन क्या है और करेवा कौन सी वैली में मिलता है, ठीक है। अब आपको कभी भी इसके ऊपर डाउट नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी गुड क्वेश्चन दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अब भाई इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो रॉक एंड मिनरल है ग्लोबली हर वैरायटी के, मतलब इट इज़ वेल नोन फॉर ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, कौन से स्टेट में मिलते हैं। इट हैज़ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्राइसोटाइल एस्बेस्टॉस इन द कंट्री, और नीलम संजीवा रेड्डी सागर, ऐसा नहीं लग रहा नीलम संजीवा रेड्डी सागर साउथ में कहीं थोड़ा सा नाम लग रहा होगा आप लोग को, तो भाई बहुत इजीली आप लोग कर सकते थे, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। इसी ऑप्शन से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते थे। बट अब हम कर रहे हैं तैयारी, तो जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम सब कुछ सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आ जाओ, इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्राइसोटाइल एस्बेस्टॉस। क्या होता है ये एस्बेस्टॉस, क्या चीज़ है भैया ये, देखो एस्बेस्टॉस जो है कलेक्टिवली 6 नेचुरली ऑकरिंग फाइब्रस सिलिकेट मिनरल होते हैं, फाइबर की तरह होते हैं, ठीक है। अब ये टोटल 6 टाइप के होते हैं, क्राइसोटाइल, एमोसाइट, क्रोकोडाइलोइट, ये क्रोसीडोलाइट, एंथोफाइलाइट, ट्रेमोलाइट और एसिटोलाइट। आपको सिर्फ ये वाला याद करना है। अब ये जो क्राइसोटाइल है ये कर्ली नेचर का होता है, थोड़ा इसका ऐसे कर्ली होता है ऐसे ऐसे करके सांप की तरह, तो इसलिए इसको सरपेंटाइन ग्रुप बोलते हैं। और ये जो बाकी बचा हुआ है इसको एम्फीवोल ग्रुप भी बोलते हैं। अब एस्बेस्टॉस का यूज़ क्या है, देखो एस्बेस्टॉस की प्रॉपर्टी है कि वो हीट के लिए रेजिस्टेंस है, मतलब उस पर हीट का फर्क नहीं पड़ता, ना फायर का ना केमिकल का इफेक्ट, रेजिस्ट मतलब उसको रेजिस्ट करता है इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए इसका यूसेज कहाँ आता है, इसका यूज़ होता है रूफ बनाने में, जो छत बनती है ना उसमें यूज़ होना, सीमेंट पाइप्स में यूज़ होना। अब जो ये क्रिस्टाइन एस्बेस्टॉस है ये ओनली टाइप ऑफ एस्बेस्टॉस है जो लीगली यूज़ हो रहा है आजकल, नहीं तो सारे के सारे बैन हो गए क्योंकि इसका हेल्थ हैजार्ड्स होता है।
तो इसलिए ये बैन हो चुके हैं। बट हम लोग अभी रशिया से इंपोर्ट भी कराते हैं। अब हमने जो इसकी माइनिंग जो थी वो बंद कर दी थी, अब इसकी माइनिंग नहीं होती है इंडिया में कहीं भी। 1993 में इसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। बट याद रखना, अब भी जो माइनिंग हुई हुई है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कुछ कुछ जगह पे जो 1993 में माइनिंग बंद हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं, बट कुछ जगह थोड़ा बहुत बाहर पड़ा हुआ रह गया, ऐसे मानो। तो वो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में कुछ रिमेन्स हैं इसके, एस्बेस्टॉस के। याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर एस्बेस्टॉस के ऊपर क्वेश्चन आया, क्योंकि ये हेल्थ हजार्ड क्रिएट करता है। जब ये हेल्थ हजार्ड क्रिएट करेगा तो एनवायरमेंटली पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है एक तरीके से। तो इसलिए राजस्थान में, याद रखना, राजस्थान जो है 59% जो टोटल एस्बेस्टॉस है वो राजस्थान में मिलता है, ठीक है। तो भाई अभी जो क्वेश्चन है ना, ये जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है क्राइसोटाइल एस्बेस्टॉस का, वो लार्जेस्ट डिपॉजिट कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसलिए राजस्थान भी ऑप्शन में है, क्योंकि आप वो लार्जेस्ट एस्बेस्टॉस का सोचोगे तो राजस्थान हो जाएगा, बट वो एग्जैक्ट पूछ रहा है क्राइस्टोइल वाली बात पूछ रहा है। तो ये वाला जो इस टाइप का सर्पेंटाइन वाला जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अब आ जाओ यहाँ पे, नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट भी इसको बोला जाता है। ये कृष्णा रिवर पे है और नल्लामल्ला हिल्स पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो भाई, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं आपको इसमें ये सिखाऊंगा कि सोचना कैसे है। देखो 2020-21 में व्हेन इंडिया वाज पासिंग थ्रू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स विटनेस द पॉजिटिव ग्रोथ। देखो भाई, जब बात कर रहा है लॉकडाउन के टाइम, भाई माइनिंग एक्टिविटी क्या हुई थी? सब बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था। ये जो फाइनेंशियल, आपने सुना होगा, बैंक भी बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था। डिफेंस में भी जैसे कि ज़्यादातर मतलब कुछ लोगों को जैसे काम करने के लिए भेजा जा रहा था, कुछ को वहीं रखा जा रहा था, तो मतलब कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा। बट आप याद रखना, इनमें कहीं लॉकडाउन नहीं लगा। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और यूटिलिटी सर्विसेज में तो इसी की ग्रोथ हुई थी बस। तो ये सब चीज़ें सोच के हो जाती हैं। जो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी हमेशा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। अब देखो, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आया। इकोनॉमी का याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये मत सोचना कि आपको इकोनॉमी नहीं आती, उसको पढ़ो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए बोरोअर फ्रॉम ए माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। पहले हम पढ़ेंगे भाई, इसको नोट को गोला कर लो, हम पहले इसमें सही वाले टिक करेंगे, फिर नॉट वाले का आंसर हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, अच्छा मतलब माइक्रो तुमको लगेगा छोटी, अच्छा छोटी फाइनेंस कर रही है, मतलब छोटा काम करेगी, ठीक है। तो क्या काम कर रही है? प्रोवाइड स्मॉल स्केल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। अब देखो, बोरोअर मतलब एक बंदा यहाँ से पैसा लेने गया, बोरोअर। अब यार जो माइक्रो फाइनेंस में कौन जाएगा? अब बड़े जो हायर इंडिविजुअल हायर इनकम के लोग हैं वो तो जाएंगे नहीं, कौन जाएंगे? जिनके पास कम पैसा है, लो इनकम वाले यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जो लोग कन्वेंशनल बैंकिंग को फॉलो नहीं करते, मतलब वो जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, इनमें नहीं जाते, वो माइक्रो फाइनेंस, छोटी फाइनेंस कंपनी के पास जाके पैसा उठा रहे हैं। अब देखो, द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड ए लिमिट। हाँ भाई, होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इससे ज़्यादा इसके पास पैसा ना हो। ज़्यादा पैसा होगा तो वो यहाँ क्यों आएगा, वो तो कहीं और जाएगा। तो होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेने के लिए। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड ए लिमिट। हाँ, या जब तुम माइक्रो फाइनेंस में जा रहे हो और तुम्हारे पास पैसा भी कम है, तो जो लोन अमाउंट है वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी सही है। डी वाला पढ़ो, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू पे एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड। अब यहाँ कैच है, यहाँ इस और इसको पढ़ो, द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर ए कोलेट्रल। एक चीज़ बताओ, जब आप माइक्रो फाइनेंस से पैसा लेने जाओगे और आप अगर कम पैसा कमाते हो, तो आपको वहाँ पे कोलेट्रल भी नहीं देना होगा। कोलेट्रल मतलब कुछ आपको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। जब आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रखोगे तो आपको इंटरेस्ट तो हाई देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट तो हाई हो जाएगा। तो इंटरेस्ट हाई होता है बट कोई कोलेट्रल नहीं जमा करना होता। तो ये क्या लिखा है? द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर ए कोलेट्रल। ये गलत है, ठीक है, कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता। तो इसमें नॉट पूछा है तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। समझ गए? इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हो, समझ के भी। नेक्स्ट आ जाओ, ये एनबीएफसीज के ऊपर क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहले हम समझेंगे बैंक और एनबीएफसी में क्या अंतर होता है। अब आप एनबीएफसी के लिए आपने ऐड सुने होंगे, देखो ये वाले ऐड देखना दिमाग में आ गया, देखो मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सुने ना, ये सब इनको एनबीएफसी बोलते हैं। अब देखो, जो बैंक कौन से हो गए? ये तुम्हारे एसबीआई, ये सब पीएनबी तुम्हारे बैंक हो गए। इसमें दो टाइप, इसमें आपके प्राइवेट बैंक भी आते हैं और ये पब्लिक सेक्टर बैंक भी आते हैं। अब देखो, इसको रेगुलेट कौन करता है? बैंक को कौन कर रहा है रेगुलेट? आरबीआई। एनबीएफसी को कौन करता है रेगुलेट? आरबीआई। वेरी गुड। बट कौन से एक्ट के तहत करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, बट आरबीआई रेगुलेट करता है एनबीएफसी को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए।
दूसरा, बैंकिंग लाइसेंस। क्या इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है? जो बैंक के डेली काम करने का लाइसेंस है इनके पास? इनके पास है, इनके पास नहीं होता। क्या जब इनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो क्या ये इनको CRR मेंटेन करने की ज़रूरत है? CRR क्या होता है, SLR क्या होता है? ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। होता क्या है, जब भी बैंक के पास समझो 100 करोड़ रुपए आया, ठीक है, तो वो सारा का सारा पैसा लोन में नहीं उठा सकता, लोन नहीं दे सकता। 100 करोड़ आया इधर से और उधर किसी कंपनी को लोन दे दिया 100 करोड़ का, उसको कुछ पैसा अपने पास रोक कर रखना पड़ता है। ठीक है, कभी कोई पैसा मांगना आ गया फिर कहाँ से देगा पैसा, इसलिए सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता बैंक, कुछ पैसा क्या करता है, थोड़ा सा कुछ परसेंटेज रोक के रखता है। और जो पैसा कैश में रोकता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और जो पैसा किस में रोकेगा, कैश में, गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इनमें से किसी में भी वो थोड़ा सा उसको अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा। अब क्या चल रहा है, CRR और SLR का सिस्टम कितना रेशियो चल रहा है? अभी जो CRR है वो चल रहा है आपका लगभग 4% के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये 4% और ये चल रहा है 18%। इसका मतलब है कि अगर बैंक के पास 100 रुपये जमा हो रहे हैं, मान के चलो दिन में टोटल 100 रुपये आए, तो 100 रुपये में से 4 रुपये रखने पड़ेंगे भैया उसको अपने पास, और 18 का, या तो 18 रुपये का गोल्ड रख लो या पैसा रख लो, कुछ भी रख लो, अपने पास रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो पैसा बचा उसको आप किसी कंपनी को दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोन में दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है CRR और SLR। जब मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा तो ये सब मैं आपको डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। चलो यार, जब इसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो ये क्या करेगा, ये ना तो कोई ओवरड्राफ्ट दे सकता, ये ना कोई डिमांड डिपॉजिट कर सकता, और ना ही, और सोचो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट बैंक का भी नहीं है इसके पास सिस्टम, पार्ट ये है उसका, पार्ट ये नहीं है, तो ये इशू चेक भी इशू नहीं कर सकता NBFC। समझ गए दोनों में डिफरेंस, समझ गए कि मुथूट फाइनेंस और SBI में क्या अंतर है, ये समझे हो आप इनडायरेक्टली, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और बताता हूँ कि NBFC में 100% FDI अलाउड है। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI अलाउड है कितना, 100% अंडर ऑटोमेटिक रूट। बट जो बैंक्स हैं यहाँ पे, इसमें जो बैंक में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं उसमें सिर्फ 74% का FDI अलाउड है, ठीक है। जो आप पैसा बैंक में रखते हो ना, तो उसमें जो आपने 5 लाख अगर रुपए रखा है तो 5 लाख तक का क्या है, वो डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। मतलब वो पैसा इंश्योरेंस के तहत रखा गया, ये मान लो, मतलब आपका वो पैसा सेफ है, इंश्योर्ड है। कौन कर रहा है सेफ, DICGC, अप टू ए सर्टेन लिमिट। वो लिमिट कितनी है, 5 लाख की। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अगर कुछ पैसा रखा हुआ है तो वो इंश्योर्ड नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज करेक्ट। NBFC कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, सही है, ये तो नहीं कर सकता। इट कैनॉट इशू चेक्स, नहीं कर सकता चेक इशू। इट कैनॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये DICGC वाला, ठीक है ये भी। बट ये क्या लिखा है, इट कैन नॉट गिव लोन्स, किसने बोला लोन नहीं दे सकता, दे सकता है लोन, तो ये गलत हो गया, तो यही इसका आंसर है क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है। ये लोन दे सकता है, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना और उसके बाद बताना। ये क्वेश्चन तुमको टफ लगेगा बट टफ नहीं है क्वेश्चन। क्या लिखा है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिवाइज द बेस ईयर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैविंग ए कंबाइंड वेट ऑफ अबाउट इतना 42.27, इसको पहले याद कर लो, 40.27% इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8 कोर इंडस्ट्रीज। वो पूछ रहा है कि इनमें से 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। पहले तो मैं आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले बताऊंगा भैया ये सिस्टम क्या है। ये सिस्टम ये है, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या होता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहीं देखना है, ज़्यादा आंखें घुमाओगे तो कुछ याद नहीं होगा। इंडेक्स ऑफ, हाँ सीधे होके बैठ जाओ पहले, तो सीधे होके एकदम, हाँ अब पढ़ो चलो। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज़ कैसा काम कर रही हैं। हमारे देश में जो इंडस्ट्री हैं, जो सामान बना रही हो, कैसा काम कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वाला है वो कैसा काम कर रहा है। अब ये 3 चीज़ों का इंडेक्स देखती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का और माइनिंग का, एक टाइप का इंडेक्स निकाला जाता है। अब इसे कौन पब्लिश करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस में आता है, ये मॉस्पी में आता है। ये मॉस्पी क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एक मिनिस्ट्री है, स्टैटिस्टिकल मतलब एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है,
ये कैलकुलेट करता है वेटेड एवरेज मीन, जो प्रोडक्शन हुआ है, समझो इतना सब प्रोडक्शन हुआ है, इसका एवरेज मीन निकालेगा। कौन से फार्मूले से? लेस्पियर्स फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है? लास्पियर्स फार्मूला। जब मैं आपको ट्रेड पढ़ाऊंगा ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा ये, बट अभी जितना यहाँ आया है, मैं अभी बहुत डीप जा रहा हूँ, इतना डीप आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, बट मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है। तो ये इसको बेस ईयर मानते हैं 2011 को, मतलब 2011 में जितना प्रोडक्शन हुआ है उससे ही सब कुछ कंपेयर करा जाएगा 2025-26 का भी, कि भाई तब कितना था और अब कितना है, ऐसे मानो इसको। तो ये है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक इंडेक्स निकाला जाता है। अब बात क्या है? अब बात आती है यहाँ पे, एक चीज़ है इसको बोलते हैं DPI IIT। क्या है DPI IIT? ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन तो हो गया था 1995 में। उस टाइम ये सिर्फ इतना था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का प्रमोशन करने के लिए एक डिपार्टमेंट है ये। बट अब इसमें इंटरनल ट्रेड भी ऐड हुआ 2019 में, तो इसका नाम हो गया DPIIT। 2019 में नाम इसका चेंज हुआ बिकॉज इंटरनल ट्रेड इसमें इंक्लूड हो गया। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, याद रखना, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। बट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन निकालता है? CSO, जो मॉस्पी में आता है। दोनों अलग मिनिस्ट्री हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पॉलिसीज़ बनाना, इंटरनल ट्रेड कराना, ये इसका काम है DPIIT का। ये मैंने आपको अभी क्या सिखाया? DPIIT सिखा दिया और ये सिखा दिया। अब बात क्या है? बात ये है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ है ना, ये जो निकलता है इंडेक्स निकलता है, इसमें कुछ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। वो 8 कोर इंडस्ट्री ऐसी 8 इंडस्ट्री हैं जो 40.27% का हिसाब इन्हीं का है। तो याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका जो कंबाइंड वेट एवरेज जो पूरा माना जाता है वो 50% से ज़्यादा है, कम है? याद रखना 50% से कम है, 40% के आसपास ही है। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं? एक तो भैया ये कोल वाली है, एक क्रूड ऑयल इंडस्ट्री है, एक सीमेंट इंडस्ट्री है, एक आपकी कौन सी है? एक आपकी ये है फ्रेंस। ये मेरे ट्रिक बनाइए, फ्रेंस याद रखना। F से फर्टिलाइज़र, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस और स्टील। आजकल लोग फ्रेंड्स नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये मेरा फ्रेंड्स है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ज़्यादा अंग्रेज जो बनते हैं वैसे बोलते हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स बोलते हैं आजकल। तो फ्रेंड्स से आपको ये याद हो जाएंगे 5, और ये 3 C³ से याद हो जाएंगे, कोल, क्रूड ऑयल और सीमेंट। टोटल 8 हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक तरीके से और भी याद कर सकते हो। देखो, हमको, आप जहाँ बैठे हो ना, हाँ भाई, हाँ भाई, सारे के सारे सुनो, लड़के लड़कियों सारे, ठीक है, लेफ्टिनेंट कैप्टन जितने बनने वाले सुनो, ध्यान से सुनो। आप जहाँ बैठे हो ना, अपनी आंखें उठाओ और देखो आप क्या यूज़ कर रहे हो। आप यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, कर रहे हो नहीं कर रहे? कर रहे हो। और क्या यूज़ कर रहे हो? आपके साइड में जो घर बना हुआ है ना कहीं सीमेंट का बना हुआ होगा, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है? कोल से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पता है, गाड़ी आपके पास होगी, बाइक होगी, बाइक किससे चलाते हो? ऑयल से। ऑयल का लास्ट में क्रूड ऑयल का क्या बचता है? रिफाइनरी प्रोडक्ट। और आजकल तो भाई गैस से भी गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। और आपके घर में मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी है, सीमेंट भी है, और जो सीमेंट की दीवारों में कहीं ना कहीं स्टील भी लगा हुआ होगा। दीवारों में वो लगाते हैं ना, छज्जा बनाते हैं सामने, उसका स्टील होगा। और एक चीज़ बच गई, अब देखना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ ये फर्टिलाइज़र वाली है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये अलग से छोड़ा है। तो आप इस तरीके से भी कनेक्शन बना के याद कर सकते हो, या तो C³ फ्रेंड्स से याद करो, या जैसे मैंने कनेक्शन बनाया ऐसे याद करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आती है भाई MSME का। सीधा पूछ लेता है MSME का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये है क्या? याद रखना, हमारे देश में 30% GDP ये MSME वाले देते हैं, जो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई बहुत बड़ी, कोई मतलब छोटी कंपनीज़ हैं, कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है ये। और ये 40% ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ ये MSME करते हैं। याद रखना, GDP 30% इंडिया का, और 40% टोटल एक्सपोर्ट सिर्फ ये छोटी से लोग कर लेते हैं। और ये गवर्न कहाँ से होते हैं? ये MSME एक्ट है 2006, इससे ये गवर्न होते हैं। मतलब ये जो इनका जो गवर्निंग का है वो 2006 इससे होता है, MSME एक्ट। और ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME की इनकी एक अलग मिनिस्ट्री है। मैंने अभी तक आपको 3 मिनिस्ट्री के बारे में बताया है, यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री, या मॉस्पी, और यहाँ MSME की मिनिस्ट्री। अब बात क्या है? बात इतनी सी है कि गवर्नमेंट इनके लिए कुछ स्कीम्स भी चलाती है। क्या? जैसे PM विश्वकर्मा स्कीम, स्फूर्ति स्कीम। ये जो PM विश्वकर्मा है, इसमें टोटल 18 ट्रेड्स के लिए PM विश्वकर्मा स्कीम चली थी। अभी आपका काम क्या है?
जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगी आपको ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स देखनी है, ठीक है, 18 कि किस किस में इनको ये स्कीम्स प्रोवाइड करी जाती है। और ये क्या है, स्फूर्ति भी इन्हीं के लिए है। एग्जाम में सीधा आ सकता है कि स्फूर्ति जो स्कीम लॉन्च हुई है वो किस सेक्टर के लिए है, किस मिनिस्ट्री के लिए है, वो है एमएसएमई के लिए। इसमें स्कीम एक स्कीम है फॉर फंड ऑफ रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन क्या है, अब ये देखो भाई, मैं इतना पढ़ाता हूँ एमएसएमई में, ठीक है, अब बात है क्वेश्चन क्या है वो देखो। एमएसएमई कंप्राइज ए डायनेमिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट करता है। एमएसएमई रिक्वायर लो कैपिटल कॉस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये भी सही है। इट कंट्रीब्यूट एनॉर्मसली टू ए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप यहाँ मजा ना सर, एनॉर्मसली लिखा है भाई, सोशल डेवलपमेंट कर रहा है वो, ठीक है ना, तो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, तीनों है इसके आंसर, तीनों सही है। अब इसमें ये और याद रखना है आपको कि माइक्रो कौन सी है, स्मॉल कौन सी है और मीडियम कौन सी है। अगर इन्वेस्टमेंट लिमिट 1 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम है और 50 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम तो माइक्रो, मतलब जो उन्होंने मशीन लगाई है, प्लांट लगाया, इक्विपमेंट लगाया है, वो जो इन्वेस्टमेंट है अगर 1 करोड़ से कम है तो वो माइक्रो में काउंट होगा। स्मॉल 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट का है और मीडियम 50 का। बट इनका जो एनुअल टर्नओवर की भी लिमिट है एक, वो कितनी है, माइक्रो की है 5 करोड़ से कम, स्मॉल की 50 करोड़ से कम, जो एक साल में उनका एनुअल टर्नओवर जो पैसा मिलेगा जो कमाएंगे वो लोग 50 करोड़ से कम, और ये 250 करोड़ से कम। इसको आपको याद रखना है ऐसे, देखो 1, 10 और 50, 1, 10, 50 ये हो गया, और 5, 50, 250 ये हो गया, 5, 50, 250, 1, 10, 50 याद करोगे तब याद होगा, ये सीधा मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, 1, 10, 50, 5, 50, 250, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब अगर देखो मैं चाहूँ तो आपको आगे भी पढ़ा दूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा, और आप सच में ही चाहते हो कि इस तरीके से ये टॉपिक पढ़ना है सारा, मैं आपको ये सारे पेपर जितने भी आए हुए हैं सीडीएस के सारे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, और चलो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूँ अब। भाई कैसा लगा? अगर आप सब लोगों को ऐसा कंटेंट चाहिए और आप चाहते हो कि सर आप इसी तरीके से सब कुछ आगे का पूरा कंप्लीट करा दो, और सच में चाहते हो, तो नीचे कमेंट करो, मैं आप लोग को ऐसे सब कुछ पढ़ाऊंगा। क्योंकि एक पेपर जब मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा तो उसमें सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। पता है कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर, टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।